ज़्यादा जल्दी बनेगा तो H+ और फिर बाद में हम C डबल बॉन्ड O। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स और हमने सीखा था एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। और उसके अंदर हमने सीखा था मार्कोनिकॉफ रूल। एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल में हमने ये सीखा था कि अगर सपोज मेरे पास कोई प्रोपीन यूनिट है, इस तरह से मेरे पास कोई एल्कीन है। कौन सी एल्कीन है ये? प्रोपीन। जब इसके अंदर मैंने HBr ऐड करा तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट जो होगा हमारी रिएजेंट का, HBr में H+ और Br- होगा। तो जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। इसका मतलब ब्रोमीन जाएगा इस कार्बन के पास और हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास। और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH CH3 और सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन लगेगा। ये तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो कि था हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। अब आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एंटी मतलब ये ऑपोजिट होगा हमारे मार्कोनिकॉफ रूल का। ठीक है, अब कंसिडर करो यही सेम रिएक्शन है, सेम मेरे पास प्रोपीन है, उसके अंदर मैंने रिएजेंट डाला HBr, लेकिन अब मैंने साथ में क्या करा, परऑक्साइड भी डाल दिया। ये रिएक्शन मैंने करी इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ पे परऑक्साइड नहीं था, इसमें मैंने क्या करा, परऑक्साइड भी डाल दिया। तो जब आपको परऑक्साइड मिलेगा लिखा हुआ तो आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे। क्या करोगे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? ये HBr है, H+ और Br- में ब्रेक करेगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग Br- वहां जाता है जहां कम हाइड्रोजन हो। इस केस में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। Br वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है और ज्यादा हाइड्रोजन कौन से कार्बन के पास है, इस वाले के पास। तो Br जाएगा इस कार्बन के पास और H जाएगा इस कार्बन के पास। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इस बार, मेजर प्रोडक्ट, वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये ऊपर वाले केस में जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगा था, मेजर प्रोडक्ट था 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस केस में मेजर प्रोडक्ट था 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब जब हमने परऑक्साइड डाल दिया तो इस केस में हमें मिला 1 ब्रोमोप्रोपेन, जो कि होगा मेजर प्रोडक्ट। इस केस में सेकंड वाला प्रोडक्ट भी बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन, लेकिन वो होगा माइनर प्रोडक्ट। तो क्या डिफरेंस है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में? मार्कोनिकॉफ में जो मेजर प्रोडक्ट था इस केस में वो माइनर है और इसमें जो माइनर प्रोडक्ट था इस केस में वो मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड हम बोलते हैं R2O2 को। किसको बोलते हैं? यहाँ पे लिखते हैं, परऑक्साइड इज R2O2। आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड सुना होगा वर्ड, H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड वो होते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड से। H2O2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब मैंने बोला R2O2, तो R2O2 विल बी लाइक दिस। और R यहाँ पे कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, R कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो परऑक्साइड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है C6H5CO 2 टाइम्स O2। तो इस केस में जो हमारा R ग्रुप है वो ये है C6H5CO। तो परऑक्साइड होता है R2O2 और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम कोई भी परऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो परऑक्साइड यूज़ करते हैं वो ये होता है। ठीक है, तो क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल का ऑपोजिट। और कब लगाते हैं हम उसको? जब हम अपनी रिएक्शन में परऑक्साइड ऐड कर देते हैं तब हम लगाते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल।
ठीक है। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का दूसरा नाम है खराश इफेक्ट या फिर परऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो इसलिए हम इसको परऑक्साइड इफेक्ट भी बोल देते हैं। और इसको खराश एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ढूंढा था, तो इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। और क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल के ऑपोजिट है, इसमें जो एडिशन होता है वो ऑपोजिट होता है मार्कोनिकॉफ रूल के, तो इसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि ये रिएक्शन होती कैसे है। जो हमने मार्कोनिकॉफ रिएक्शन पढ़ी थी तो उसका मैकेनिज्म पढ़ा था, याद है? अगर नहीं याद तो पिछली वाली वीडियो जाकर देखो। और उसमें हमने ये सीखा था कि कार्बोकटायन बनता है। मार्कोनिकॉफ रूल के केस में जो इंटरमीडिएट था वो कार्बोकटायन था। ठीक है, ये था मार्कोनिकॉफ रूल के केस में। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमारा जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है फ्री रेडिकल। इस केस में हमारा इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे। मैंने सबसे पहले प्रोपीन लिया, प्रोपीन में जब HBr डाला और ये डाला परऑक्साइड, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। Br माइनस जो था वहां गया जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन थे। कहाँ थे ज़्यादा हाइड्रोजन? इधर थे। तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन मेरा बन गया मेजर प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के केस में। प्लस इसमें साथ में माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा जिसमें Br सेकंड पोजीशन में होगा, ये बनेगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट मेजर और ये वाला प्रोडक्ट माइनर क्यों है। मेजर का मतलब पता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में बने, और माइनर मतलब वो जो कम क्वांटिटी में बने। अब इसका मैकेनिज्म, ये मेरे पास परऑक्साइड था ये वाला, मैंने इसे ओपन करके लिख दिया C6H5CO, फिर 2 बार ऑक्सीजन, फिर CO C6H5। यहाँ पे 2 लगा हुआ है ना, मतलब ये यूनिट 2 बार है, और ये वाले 2 ऑक्सीजन ये रहे। ठीक है, अब क्या होगा? अब इसके अंदर होता है होमोलाइसिस। याद है आपको होमोलाइसिस क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज? रिवाइज करते हैं। सपोज मेरे पास 2 एटम्स है X और Y। ये जो इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास चले जाए तो मुझे मिलेगा X प्लस और Y माइनस। इसको तो हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के पास चले गए। और इसको हम इस तरह भी ब्रेक कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा Y के पास, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा X के पास, मुझे क्या मिलेगा? X रेडिकल और Y रेडिकल। तो इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, जहाँ पे दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के पास। और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के पास चले जाते हैं तो हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइसिस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होमोलाइसिस होगी, मतलब ये वाला बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। क्या बनेगा? C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये O और इसके ऊपर रेडिकल, ये वाली यूनिट ब्रेक हो गई ना, C6H5CO, ये O और इसके ऊपर रेडिकल, प्लस ये वाला ऑक्सीजन पे रेडिकल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने क्या करा? होमोलाइसिस करवाई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाया और इस तरह से 2 फ्री रेडिकल बन गए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरह से। ठीक है, क्या बनेगा? C6H5 रेडिकल प्लस यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन पे रेडिकल और कार्बन पे रेडिकल। समझ में आया? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक रेडिकल इस पे आया, एक रेडिकल कार्बन पे आया। अब ये दोनों रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेंगे इस तरह, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो ये हो गई CO2। ठीक है, सिमिलरली इस केस में भी होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह ब्रेक होगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे रेडिकल, प्लस C6H5 रेडिकल और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो CO2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये दोनों ने रिएक्ट करा और हमें मिला क्या?
इन दोनों ने रिएक्ट करा, मुझे मिली 2 यूनिट्स ऑफ C6H5 रेडिकल प्लस CO2। एक CO2 यहाँ से निकली, एक CO2 यहाँ से निकली, और 2 जो है C6H5 निकल बन गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये C6H5 बना था हमारा यहाँ पे, ये HBr जो हमारा रिएजेंट है, इसका फिर से होमोलाइसिस करवाएंगे। क्या बना, H रेडिकल और Br रेडिकल। H रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा C6H6 प्लस Br रेडिकल बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो Br रेडिकल बना ये इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर हमने पेरोक्साइड डाला, उस पेरोक्साइड डालने से क्या हुआ, HBr जो है होमोलाइटिल का होमोलाइसिस हो गया और हमें Br रेडिकल मिल गया। ठीक है, ये Br रेडिकल इंपॉर्टेंट है। अब ये Br रेडिकल क्या करेगा, हमारी प्रोपीन है, इस प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेगा। कौन, Br रेडिकल। कैसे रिएक्ट करेगा देखते हैं। प्रोपीन है, सबसे पहले इस बॉन्ड को हमने इस तरह ब्रेक करवा दिया, होमोलाइसिस करवा दिया। क्या बनेगा, CH3 CH, इसके ऊपर रेडिकल सिंगल बॉन्ड, CH2 और इसके ऊपर रेडिकल, इस तरह बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास है Br रेडिकल। अब ये Br रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। पहला, ये Br रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना ले सेकंड कार्बन के साथ, ये Br रेडिकल सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे CH2 रेडिकल। ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये Br रेडिकल इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना ले, है ना, दो रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। रेडिकल का मतलब होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बना सकते हैं मिलके और ये दोनों भी। तो सेकंड पॉसिबिलिटी है कि ये Br इस कार्बन से अटैच हो जाए। इस केस में क्या बनेगा, CH3 CH रेडिकल CH2 Br, यहाँ लगा देते हैं Br। ठीक है, अब ये हमारे बना रहा इंटरमीडिएट। मैंने बताया था ना, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होता है वो फ्री रेडिकल होता है। तो हमारे ये दो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स बने। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल है, दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल। सिमिलर टू कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होता है और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होता है। अब ये कार्बन है, इस पे रेडिकल है, ये फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। ये वाला कौन सा हुआ, ये कार्बन है, इसके ऊपर रेडिकल है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 और 2। ये क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हुआ 2 डिग्री। तो दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, सेकंड वाला। इसके नीचे हम लिख देते हैं मोर स्टेबल। अब ये देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास H रेडिकल आता है और वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। Br तो अटैच हो गया, अब H रेडिकल होगा, वो यहाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेगा CH3 और यहाँ पे Br। इस केस में भी वही होगा, H रेडिकल आएगा और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो CH3 CH2 Br। ठीक है, अब हमें ये पता है, जब हमने ऊपर देखा कि जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है वो मेजर प्रोडक्ट है ना, मतलब कि ये वाला, ये 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। हमने ये देखा प्रोडक्ट्स तो दोनों बन गए। अब कैसे पता करें कि ये मेजर प्रोडक्ट है या ये मेजर प्रोडक्ट क्यों बना, वो देखते हैं। 2 फ्री रेडिकल्स बने, एक 2 डिग्री है, एक 1 डिग्री है। हमें ये पता है कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। अब क्योंकि ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा जल्दी बनेगा। अब ज़्यादा जल्दी बनेगा तो H+ ज़्यादा इसके साथ रिएक्ट करके ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बनेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा। समझ में आया। हमारे पास 2 इंटरमीडिएट्स बने, एक इंटरमीडिएट था 1 डिग्री, एक इंटरमीडिएट था 2 डिग्री।
अब 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा जल्दी बनेगा और ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, इसलिए जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगा और जल्दी बनेगा। इसलिए 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट है और 2 ब्रोमोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट है। तो ये था कि ये रिएक्शन हुई कैसे। इसका मैकेनिज्म इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, इसका प्रोडक्ट। अगर आपको पेरोक्साइड दिखे कभी भी तो आप लगाओगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और पेरोक्साइड नहीं है तो आप लगाओगे मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, उससे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ HBr टू हेक्स-1-ene। ए पार्ट है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड और बी पार्ट है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखते हैं कैसे होएगा। सबसे पहले तो हेक्स-1-ene का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्स मीन्स 6 कार्बन, तो इस तरह हमने 6 कार्बन बना दिए, 1 2 3 4 5 6। 1-ene मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड, तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना दिया। अब हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन्स। हमें पता है कि एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2, तो इसके पास हम 2 हाइड्रोजन लगा देंगे ताकि इसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाए। अब नेक्स्ट कार्बन का गिनते हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, 1 2 और 3, और बनाने कितने हैं इसको, 4, तो इसमें 1 हाइड्रोजन लगा दिया। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, इसने 2 बॉन्ड्स बना रखे तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। हमें जो है कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड्स पूरे करने होते हैं। अगर उसने 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना रखे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे ताकि उसके 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाए। तो इस तरह से हमने जो है हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे करने के लिए उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिए। यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिए क्योंकि इस कार्बन ने 1 ही बॉन्ड बना रखा था। ये तो हो गया हमारा हेक्स-1-ene। इसको इस तरह लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2, ये वाला CH2, ये वाला CH2, फिर ये वाला और फिर CH3। ठीक है, ये हमारा हो गया हेक्स-1-ene। इसे मिटो देते हैं। ये हो गया हमारा हेक्स-1-ene। अब क्या बोला उसने कि हमने हेक्स-1-ene में ऐड करा है HBr, हेक्स-1-ene में ऐड करा HBr। अब ए पार्ट बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या प्रोडक्ट बनेगा। हेक्स-1-ene में जब HBr डाला, और एब्सेंस मतलब पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है, तो इस केस में क्या प्रोडक्ट बनेगा ये बताना है। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में हम लगाएंगे मार्कोनिकॉफ रूल। एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। ठीक है, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। या फिर हमने ये सीखा था कि रिच बिकम्स रिचर, रिच बिकम्स रिचर। क्या मतलब हुआ इसका कि जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वहीं जाएगा। हाइड्रोजन जो है अपने जैसे के पास जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वो वहीं जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, तो H जाएगा इस कार्बन पे जिस पे है ज़्यादा हाइड्रोजन, और Br जाएगा इस कार्बन पे जिस पे है कम हाइड्रोजन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, CH3 CH Br CH2 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 CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा हमारा, सेकंड प्रोडक्ट दूसरे वाला बनेगा जिसमें Br फर्स्ट कार्बन पे अटैच होगा। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और नीचे वाला प्रोडक्ट माइनर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब आपको जो है दोनों के IUPAC नेम भी लिखने हैं। इसका IUPAC नेम होगा 2 ब्रोमोहेक्सेन और इसका IUPAC नेम होगा 1 ब्रोमोहेक्सेन। ठीक है, ये तो था ए पार्ट। अब बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट उसने बोला है कि प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बी पार्ट में उसने बोला है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है। यही सेम रिएक्शन है, लेकिन हमने इसमें क्या करा, पेरोक्साइड भी डाल दिया।
सबसे पहले हमने हेक्सीन लिखा, ये हमारा हो गया हेक्स 1-इन। इसके अंदर मैंने डाला HBr और ये रिएक्शन हुई पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब जहाँ भी आपको पेरोक्साइड दिखेगा आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे। क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दोगे। तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन को हम भेज देंगे जहाँ पे कम हाइड्रोजन है और Br को हम भेज देंगे यहाँ पर। तो पहला प्रोडक्ट हमारा बनेगा 1 ब्रोमो हेक्सेन, जो कि इस केस में मेजर होगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 2 ब्रोमो हेक्सेन, जो कि माइनर होगा। तो इन दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस समझ में आया। इसमें हमारा पहला प्रोडक्ट बनेगा ये CH2CH3, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट जो कि है 1 ब्रोमो हेक्सेन, प्लस इसमें माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा जो कि होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो यही डिफरेंस है मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब लगाते हैं जब पेरोक्साइड नहीं होता, और जैसे ही हमें पेरोक्साइड लिखा हुआ दिखेगा हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, विच इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, ठीक है। और उसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है, ये है हमारा H2SO4। मैंने कोई भी एल्कीन ली, ये एल्कीन है, क्या नाम है इसका, इथीन। अब ये जो H2SO4 है ये ब्रेक करता है H प्लस एंड HSO4 माइनस में। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, हमें मिलेगा H प्लस और ये पूरे का माइनस, क्या होगा ये HSO4, ठीक है। अब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का हम सिंगल बॉन्ड कर देंगे। एक कार्बन पे ये इस तरह से हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक कार्बन पे हम हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, एक कार्बन पे इसको अटैच कर देंगे और डबल बॉन्ड का हम बना देंगे सिंगल बॉन्ड। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2 एंड इससे अटैच है, ठीक है। ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सारी एडिशन रिएक्शन में अभी तक हम क्या कर रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और एक तरफ H लगा देते हैं और दूसरी तरफ सेकंड पार्ट जो भी होता है हमारे रिएजेंट का वो लगा देते हैं। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज एडिशन ऑफ वाटर। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन का दूसरा नाम होता है हाइड्रेशन रिएक्शन। इसको हम हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। मैंने कोई भी एल्कीन यूनिट ली, इस तरह से इथीन नाम है इसका, इसमें मैंने डाला वाटर और हमें डालना होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। कोई सा भी एसिड डाल सकते हैं, इसमें मैंने डाला एसिड। अब हमें पता है कि वाटर ब्रेक करता है किसमें, H प्लस और OH माइनस में। तो हम क्या करेंगे, इथीन यूनिट है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, दूसरे कार्बन से OH माइनस अटैच कर देंगे और डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 OH। ये देख रहे हो CH3 CH2 OH, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो हमने एल्कीन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एल्कोहल में, ठीक है। तो कभी भी किसी एल्कीन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल। इसमें आपको बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये वाटर है, ये ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में। यहाँ पे हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक कार्बन से H अटैच हो जाएगा, एक कार्बन से OH माइनस अटैच हो जाएगा और डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सिंगल बॉन्ड में। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 OH। इस वाले सेकंड कार्बन से मैंने अटैच कर दिया हाइड्रोजन को और थर्ड कार्बन से मैंने अटैच कर दिया किसको, OH को। इस केस में बताओ क्या बनेगा, इसमें बताना है आपको कि क्या बनेगा। वो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस और OH माइनस में, एक कार्बन से हाइड्रोजन को अटैच कर दिया, एक कार्बन से OH माइनस को।
क्या प्रोडक्ट मिला? CH3 CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब आप में से कुछ लोगों ने इसे इस तरह से अटैच कर दिया होगा कि OH माइनस को इस कार्बन से और H को इस कार्बन से, देख रहे हो, चेंज कर दिया होगा। पहले वाले केस में हमने OH को इस कार्बन से अटैच करा था, सेकंड केस में OH को इस कार्बन से अटैच करा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH CH3OH। अब पहले केस में हमें मिला प्रोपेन 1 ऑल, पहली पोजीशन पे अल्कोहल, और दूसरे केस में हमें मिला प्रोपेन 2 ऑल। अब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सही है? तो इसमें भी हम लगाते हैं हमारा मार्कोनिकॉफ रूल, इसमें भी लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। क्या था मार्कोनिकॉफ रूल? हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। इन दोनों में से ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इस वाले कार्बन के पास। इन्हें एरोस को हटा देते हैं। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करेंगे क्या? H है OH है, इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो H को यहाँ भेजेंगे और OH को यहाँ, तो OH अटैच होगा हमारा सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन पे OH अटैच हो गया। ये बना हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये बना हमारा माइनर प्रोडक्ट। हमने ऊपर वाले केस में मार्कोनिकॉफ रूल क्यों नहीं लगाया था? इस केस में दोनों ही कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन था, ठीक है, देख रहे हो, दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन था, तो किसी के पास भी हम H और किसी के पास भी OH भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में एक के पास एक H है और दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन है, तो इस केस में हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? ये थी हमारी हाइड्रेशन रिएक्शन जिसमें हमने ऐड करा था वाटर। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। लिखना है इसे तो लिख लो, एक बार इसे लिख लो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा? हमने कोई भी एल्कीन लिया, इसके अंदर मैंने डाला डाइल्यूट KMnO4, इसके अंदर मैंने डाला डाइल्यूट KMnO4, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, जो डबल बॉन्ड है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, और दोनों कार्बन्स पे हम लगा देंगे क्या? OH। इस कार्बन से भी OH अटैच कर दिया और इस कार्बन से भी OH अटैच कर दिया, मतलब हमें मिलेगा डाई ऑल। डाई मतलब 2, ऑल मतलब अल्कोहल। तो जब भी हम किसी एल्कीन को रिएक्ट करवाएंगे KMnO4 के साथ तो हमें डाईऑल मिलेगा, मतलब डबल बॉन्ड का हम कर देंगे सिंगल बॉन्ड और दोनों कार्बन्स पे हम अटैच कर देंगे क्या? अल्कोहल। इस केस में बताओ क्या बनेगा? इसमें मैंने डाला डाइल्यूट KMnO4, ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड में और इस कार्बन से भी OH लगा देंगे और इस कार्बन से भी OH लगा देंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा इस तरह, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो डाइल्यूट KMnO4 है इसको हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, इसका नाम होता है बेयर्स रिएजेंट, और ये पिंक कलर का होता है, ये होता है पिंक कलर का। अब ये रिएक्शन भी यूज होती है फॉर टेस्टिंग अनसैचुरेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब ये पता लगाने के लिए कि हमारे जो कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। ये एल्कीन है, ये डाइल्यूट KMnO4 डाला जो पिंक कलर का हो गया। अब ये दोनों रिएक्ट करके जो है डाइऑल बना देंगे जो कि होगा कलरलेस। तो जब हमारा पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि एल्कीन प्रेजेंट है। इफ पिंक कलर डिसअपियर्स, पिंक कलर का डाइल्यूट KMnO4 है, उसने इसके साथ रिएक्ट करा तो ये गायब हो गया, तो इफ पिंक कलर डिसअपियर्स, इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। अब सपोज करो मेरे पास कोई एल्कीन है CH3 CH3, इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें जब मैं डाइल्यूट KMnO4 डालूंगी तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड के साथ ही करता रिएक्शन, इसके साथ तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे अभी पिंक कलर है और आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी और पिंक कलर रहेगा,
तो अगर पिंक कलर जो है डिसअपियर नहीं होता, पिंक कलर है और पिंक कलर ही रहता है, इसका मतलब यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई। और अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो रिएक्शन होगी और पिंक कलर जो है वो गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज ओजोनोलाइसिस। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन क्या होती है। ओजोनोलाइसिस, इसमें जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो है ओजोन O3, और फिर बाद में हम डालते हैं जिंक और वाटर। ये हमारे जो है रिएजेंट है जो हम इस रिएक्शन में यूज करते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ध्यान से देखना कि ये कैसे हो रही है। हमारे पास कोई भी एल्कीन यूनिट है, इस तरह से इथीन है, इसमें जब मैंने O3 डाला तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, और वो इंटरमीडिएट कुछ इस तरह से दिखेगा। माना ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, पर ये O3 है, ये O3 यहाँ पे इसके बीच में अटैच हो जाता है इस तरह से, एक ऑक्सीजन ऊपर और 2 ऑक्सीजन नीचे, ठीक है। ये हमारा जो है इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब इसके अंदर हमने डाला जिंक और वाटर, तो ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाता है, और ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाता है, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाले जो बॉन्ड है ना ये सब ब्रेक हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड O प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। ये और कुछ नहीं है, ये है हमारा HC डबल बॉन्ड OH। क्या नाम है इसका, मीथेनल। एल्डिहाइड है ना ये एल्डिहाइड ग्रुप, और एक कार्बन है तो मीथेनल। ये होती है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। कोई भी एल्कीन है उसमें हम O3 डालेंगे, इस तरह से हम O3 को ऐड करेंगे, फिर हम ये बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। ये इस तरह से हमारा इंटरमीडिएट बना था। आपको क्या करना है, इन एरोज को ऐसे मूव करवाना है। ये जो ऊपर वाला है इसको इधर मूव करवा दो, इसको इधर मूव करवा दो, और इसको इधर। इस तरह से आपको एरोज की मूवमेंट करवानी है। यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ऐसे। तो क्या बनेगा इन एरोज की मूवमेंट से, ये CH2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर डबल बॉन्ड O आ गया, प्लस ये CH2, ये वाला डबल बॉन्ड O, और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, पहले वाला ज़्यादा आसान था, लेकिन आपको जोन सा बेटर लगे वो करो। और ये समझ नहीं आता तो इसकी एक ट्रिक है, वो भी देखेंगे हम, लेकिन पहले ये बेसिक इम्पॉर्टेंट है कि ये रिएक्शन होती कैसे और इसमें इंटरमीडिएट बनता क्या है, ठीक है। एक दो रिएक्शन और ऐसे करेंगे, उसके बाद जो है ट्रिक सीखेंगे इसकी। इस केस में आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। पहले ये डबल बॉन्ड हटा के इस तरह से हम ये बना देंगे, CH3C CH3, ये एज इट इज लिख दिया CH3C CH3। अब यहाँ पे ये O, ये CH2, इस तरह से ये हमने इंटरमीडिएट बनाया हमारा, ठीक है। समझ में आया ये इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इस तरह से ब्रेक कर देंगे। ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ना, इनके डबल बॉन्ड्स बनाने हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस दूसरा कंपाउंड ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड O। तो ये और कुछ नहीं, क्या है ये, मीथेनल, HC डबल बॉन्ड OH। तो इसका नाम होता है एसीटोन, प्रोपेनॉन जिसे कह सकते हो आप, प्रोपेन 2 ओन, एंड दिस इज मीथेनल, ठीक है। तो आपको ये इंटरमीडिएट बनाना है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। ये देखते हैं, इसमें पहले ये हमारे पास कंपाउंड था, ये क्या करना है आपको, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। ऐसे आपने ब्रेक कर दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना है और एक ऑक्सीजन यहाँ लगाना है। तो देखो कैसे बनेगा, ये CH3 C CH3, ये डबल बॉन्ड O बना दिया, इसको आपने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देना है और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर देना है, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH2,
ये आपके जो है प्रोडक्ट्स बन गए। क्या करा आपने, डबल बॉन्ड को दो हिस्सों में कर दिया और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऐड कर दिए। ठीक है, अब चेक मैच करके देखो, यही प्रोडक्ट्स हमने बनाए थे यहाँ पे भी हमने यही प्रोडक्ट्स बनाए थे और इससे भी यही प्रोडक्ट्स बने। ठीक है, इसमें ट्राई करते हैं वही काम करने का। कैसे करना है, इसको हमें ब्रेक कर देना है बीच से, CH2 डबल बॉन्ड O प्लस ऑक्सीजन, और ये समझ में आया, यहाँ से ब्रेक करा, इधर ऑक्सीजन लगा दिया, इधर ऑक्सीजन लगा दिया। तो ये देखो यहाँ पे हमने ये बनाया था ना CH2 डबल बॉन्ड O, यही बन गया। अब और मुझे क्वेश्चंस करके दिखाओ, चाहे तो आप ट्रिक से करो चाहे आप वैसे करो, दोनों ही तरह से ये हो जाने चाहिए और सेम ही आंसर आएगा। पहले बिना ट्रिक के करते हैं, फिर ट्रिक के साथ करेंगे। ठीक है, पहले जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये होगा, CH3C CH3 इस तरह से ये जो है हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा। इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच्ड है इस तरह। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर देंगे और प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस, इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये तो था बिना ट्रिक के, अब ट्रिक के साथ करते हैं। ये डबल बॉन्ड O दिख रहा है, इसको बीच से ब्रेक करना है और इधर हमें ऑक्सीजन लगा देना है। क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस इस कार्बन से डबल बॉन्ड O प्लस CH3। तो ये भी प्रोपेन 2 ओन है, ये भी प्रोपेन 2 ओन है, हमें 2 यूनिट्स मिल गई प्रोपेन 2 ओन की। तो ये थी हमारी ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। यहाँ पे खत्म होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे हमारा एल्काइंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।